हेलो दोस्तों, आपका स्टोरी अड्डा में स्वागत है। आज हम पवित्र रिश्ता का 4th पार्ट लेकर आ गए हैं और अभी तक हम लोगों ने देखा है कि रिया अपनी शादी को लेके बहुत ही परेशान रहती है। आखिरकार वो मंडप तक आ भी जाती है। तो चलिए देखते हैं उसकी शादी किससे और कब होती है। माधव ने गाड़ी चलाते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, वैसे हम किसकी शादी में जा रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या मैं पहचानता हूँ उन्हें? माधव का सवाल सुन सुधा मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो मेरे साथ काम करने वाले प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर मिश्रा, उन्हीं के छोटे बेटे की शादी है। सुधा जी की बात सुन माधव ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और फिर से अपने ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगा। उन्हें आने में थोड़ा लेट ही हुआ था, जिस वजह से माधव ने गाड़ी हाल के बैक साइड में पार्क की और अपनी मम्मी के साथ अंदर जाने लगा। थोड़े कदम वो अंदर आ ही गए थे तब उन्हें उनके कानों में कुछ आवाज़ें आई और वो बात सुनकर दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। माधव तो गुस्से से आग बबूला हो गया था उनकी बात सुन और वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि सुधा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब तक तीनों वहाँ से जा चुके थे। अपनी माँ को देखा और बोला, माधव ने फिर गुस्से से अपने मुझे क्यों रोका? आपने सुना नहीं वो क्या कह रहे थे? डिस्कटिंग ये है, वो लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं? किसी की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? माधव बहुत ही गुस्से में था। अभी अभी बात ही उसने ऐसी सुनी थी। राहुल, रिया का होने वाला हस्बैंड, अपने बड़े भाई और माँ से बात करते हुए कह रहा था कि वो अब शादी से भाग जाएगा और फिर तुम गिरीश से, रिया के पापा से जाकर कहना कि उसकी दोनों बड़ी बहनों के भाग जाने की वजह से वो इस शादी से इनकार कर रहा है। ऐसे खानदान में जिसके दो लड़कियां घर से भाग गई हों, उनसे रिश्ता जोड़ने नहीं चाहता। और फिर सही समय देखकर महान बनते हुए रोहित, राहुल का बड़ा भाई, उसकी शादी रिया से करवा कर दहेज और बढ़ाकर मांग लेना। माधव को उनकी बात सुन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और वो उसी गुस्से में अंदर जाने के लिए बढ़ा। रुको माधव! सुधा जी ने माधव को आवाज़ देते हुए उसे रोका और उससे सवाल करते हुए बोली, ऐसे गुस्से में जाकर कुछ भी गड़बड़ मत करो। मिश्रा सर बहुत अच्छे हैं, हम पहले उनसे बात करते हैं, फिर आगे का आगे देखेंगे। सुधा जी ने माधव को समझाते हुए बोली, फिर मिश्रा सर को कॉल करने लगी। उनके फ़ोन की रिंगिंग आसपास ही सुनाई दी और वो लोग उनके पास गए। मिश्रा सर वही सर को हाथ लगाए हुए बैठे थे। सुधा जी और माधव जल्दी से उनके पास गए और सुधा जी फिक्र से बोली, मिश्रा सर, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आप जानते हैं, हमने अभी अभी सुना है कि आपका बेटा वो। सुधा जी पूरी बात उन्हें बता दी और उसे सुन मिश्रा सर की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए ही बोले, मैं जानता हूँ सुधा जी, और मैं पहले से ही इस शादी के खिलाफ था। वो बच्ची सिया बहुत अच्छी है, वो बहुत मासूम और संस्कारी भी, लेकिन उसके बड़ी बहनों के भाग जाने की वजह से उसके परिवार वाले जल्द से जल्द उसकी शादी करवाने पे तुले हुए हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर पहले ही कामनी यानी कि राहुल की माँ उनके बहुत सारा दहेज ले चुकी है और अब मेरे उस बेबड़े निकम्मे बेटे की उससे शादी करवाने पे तुली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप कुछ कीजिए सुधा जी। अगर ये शादी नहीं हुई तो उस बच्ची के घर वाले उसे जान से मार देंगे, और अगर ये शादी हो गई तो जीते जी उस लड़की की ज़िंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाएगी। मिश्रा सर अच्छे
से जानते थे कि उनकी पत्नी और बेटे कैसे थे। इस वजह से वो किसी भी तरह से रिया को इस शादी से बचाना चाहते थे, मगर अब सब कुछ उनके हाथ से छूटता हुआ महसूस हो रहा था। सुधा जी भी बहुत हैरान हो के ये सब सुनकर वो मिश्रा सर को बहुत अच्छे से जानती थी। मिश्रा सर बहुत ही अच्छे व्यक्ति महत्व के मालिक थे और बहुत अच्छे इंसान भी। उनकी बात सुन सुधा जी सोच में गिर गई कि वो क्या करे, और फिर कुछ सोचकर उन्होंने माधव की तरफ देखा और फिर मिश्रा सर की तरफ देखकर वो बोली, क्या वो लड़की सच में अच्छी और संस्कारी है? सुधा जी की बात सुन मिश्रा सर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और रिया का खूब तारीफ की। सुधा जी खुश थी कि उनकी बात सुन, इस वजह से वो बोली, ठीक है, फिर तो आज उस लड़की के साथ आपके बेटे की नहीं बल्कि मेरे बेटे राघव की शादी होगी। और बस उनकी बात सुन माधव हैरान हो गया। वो जल्दी से बोले, मॉम आप क्या बोल रही हो? शादी और वो भी मेरी? माधव बहुत ही हैरान था सुधा जी की बात सुन और वो 2 कदम पीछे हो गया। क्या माधव हो जाएगा इस शादी के लिए तैयार? इसको जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सुधा बोली, हाँ राघव, तुम्हारी शादी। मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की से शादी करो, और अगर तुम अपनी माँ से थोड़ा भी प्यार करते हो तो तुम इस शादी के लिए मना नहीं करोगे और मेरे साथ अंदर आ जाओ, वरना तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। सुधा जी ने डायरेक्ट अपना फैसला सुना दिया और मिश्रा सर के साथ अंदर की ओर जाने लगी। वो चाहती थी कि ये शादी हो जाए और इसके पीछे की वजह थी कविता जी और संजय जी। संजय जी बैंक में काम करते थे और उन्हें रिटायर होने में बस 1-2 साल ही बाकी थे। वही कविता जी की हेल्थ जो दिन में दिन बिगड़ती जा रही थी, उनके साथ घर में किसी ना किसी को होना जरूरी था। वो पिछले कुछ महीनों से अपने बेटे नागपाल को तैयार कर रही थी कि वो शादी के लिए रेडी हो जाए। वैसे देखा जाए तो चारों भी अब शादी के लायक हो गए थे। नागपाल अब ऑलमोस्ट 23 साल का था, तो वही कपिल और अमित 21 साल के थे। माधव भी अब 18 साल का हो गया था, लेकिन उन तीनों में राज, कपिल और अमित ने यह कहकर शादी से बात टाल ली थी कि उन्हें अभी शादी नहीं करनी है। इनफैक्ट जब तक वो 30 क्रॉस नहीं हो जाते तब तक वो शादी नहीं करेंगे, और उन्हें भी उनकी तरह ही डॉक्टर वाइफ चाहिए थी। इस वजह से वो आज ये शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। माधव सबसे छोटा होने की वजह से उन्होंने उससे नहीं पूछा था और आज सीधा वो उसे शादी के लिए खड़ा होने के लिए बोल रहे थे। माधव ने गहरी सांस छोड़ी। वो बस सोचता रहा कि वो क्या इस शादी के लिए क्या करे। वो अपनी माँ को मना नहीं कर सकता था। आखिर उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। इसी वजह से न चाहते हुए भी उसे अपने कदम आगे बढ़ाने पड़े। वो जल्दी से उसकी माँ के पास आया और उसे अंदर आता हुआ देख कहीं ना कहीं सुधा जी और मिश्रा सर को बहुत खुशी हुई। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख माधव थोड़े गुस्से से ही बोला, आपकी बात को टाल नहीं सकता मॉम, इसी वजह से अंदर आ गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए तैयार होंगे? माधव का सवाल सुधा जी को हकीकत का एहसास दिला गया। उन्होंने उसे कसम तो दे दी थी कि उसे ये शादी करनी है, लेकिन उस लड़की के घर वाले क्या वो मानेंगे? अगर राहुल और रोहित यानी रिया का होने वाला हस्बैंड और उसका बड़ा भाई प्लान में सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने उस लड़की की शादी रोहित के साथ करा दी, तो यही सवाल अब सुधा जी के दिमाग में घूम रहे थे। उन्हें ये फिक्रमंद हुआ देख मिश्रा जी बोले, आप फिक्र मत कीजिए सुधा मैडम, मैं उन लोगों से, रिया के घर वालों से बात करूँगा। अब चलिए, इससे पहले कि देर हो जाए हम लोग अंदर चलते हैं। मिश्रा जी की बात सुन सुधा जी ने अपनी अंदर जाने की स्पीड बढ़ाई और अंदर की ओर जाने लगे।
लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी देर हो ही गई थी। रिया पहले ही मंडप में आ चुकी थी और सभी को राहुल के गायब होने की खबर भी मिल गई थी। शादी में आए सभी लोग अलग अलग बातें बना रहे थे, जिसे सुनते ही मिश्रा सर, सुधा जी और माधव अंदर गए। रिया अपने दोनों सहेलियों के साथ स्टेज पर घबराई हुई खड़ी थी। भले ही वो घूंघट में ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका कांपना नीचे खड़े सभी लोगों को महसूस हो रहा था। मिश्रा सर ने वही मौजूद किसी से सबके बारे में पूछा और फिर उन्होंने कुछ कहते हुए एक कमरे की ओर इशारा किया। मिश्रा सर, सुधा जी और ना चाहते हुए माधव भी चला गया और अंदर जाते ही उसके कानों पे जो लफ्ज टकराए उसे सुन माधव को बड़ा ही गुस्सा आया। मिसेस मिश्रा यानी कि मिसेस मिश्रा की बीबी बहुत गुस्से से रिया के सभी घर वालों को बातें सुना रही थी और वही वो सभी हाथ जोड़कर खड़े चुपचाप बातें सुन रहे थे। मिसेस मिश्रा फिर आगे गुस्से से बोली, ये इस तरह हाथ जोड़कर खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, सब आपकी ही गलती है। आपने इतनी बड़ी सच हमें से क्यों छुपाया? आपके घर की 2 पोतियां अपने यारों के साथ घर से भाग गई हैं और हाँ, कहीं इसलिए तो अपने इस शादी को जल्दी नहीं करवाना चाहते ताकि आप अपनी इस बेटी की करतूत को भी छिपा सकें। मिसेस मिश्रा की बात सुन बड़े पापा जल्दी से बोले, नहीं नहीं समधन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी रिया ऐसी नहीं है। आप मेहरबानी करके ये शादी मत तोड़िए और जमाई जी को वापस बुलवाइए। बड़े पापा दिल ही दिल गुस्सा तो बहुत थे, लेकिन फिर भी वो अभी चुप थे। अगर ये शादी नहीं होती तो उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाती। मिसेस मिश्रा बहुत ही खुश हुई उन्हें ये ताना सुनाते हुए और फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए वो बोली, नहीं, वो तो अब वापस नहीं आ सकता। उसने साफ साफ मना किया है कि वो ऐसे घर में रिश्ता नहीं जोड़ेगा जहाँ की लड़कियाँ घर से भाग गई हों। लेकिन कहकर मिसेस मिश्रा कुछ पल रुकी। उनकी बातें सुन सभी को बहुत डर लग रहा था, मगर उनका लेकिन कहना सबको एक उम्मीद दिला गया। मिसेस मिश्रा ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जैसे उन पर एहसान कर रही हो उस अंदाज में बोली, लेकिन मैं अपने बड़े बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाने के लिए तैयार हूँ। अब राहुल का आपस आना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मैं अपने बेटे रोहित को इस शादी के लिए तैयार कर सकती हूँ। हाँ, अगर वो तैयार हुआ तो वो क्या है ना, वो भी आपकी ये बेइज्जती हुई लड़की से शादी करने के लिए पहले मना ही करेगा, लेकिन मुझे यकीन है वो अपनी माँ की बात नहीं टालेगा, है ना रोहित? क्या तुम अपनी माँ के खातिर ये शादी करोगे? मिसेस मिश्रा फिर वही मौजूद अपने नकारा बेटे के पास जाके खड़ी हो गई। रिया की रोहित से शादी, ये बात गिरीश यानी रिया के पापा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो अपने बड़े भाई के आगे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। आखिर घर के सभी फैसले वो ही तो लेते थे। रोहित ने भी पहले कुछ ऐसा ही मुंह बनाया कि जैसे उसे ये शादी नहीं करनी है, जिसे देख बड़े पापा बहुत परेशान हुए और बोले, आप तैयार हो जाएं रोहित जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी रिया आपकी मर्जी के हिसाब से ही चलेगी और हाँ, आप इस शादी के बदले जो मांगेंगे वो भी मैं देने को तैयार हूँ। बस बड़े पापा का ऐसा कहना और रोहित और मिसेस मिश्रा बहुत ही खुश हुए। उन्हें भी तो यही चाहिए था और उसी खुशी में रोहित हाँ बोलने ही वाला था, तब तक माधव अंदर आ गया। बड़े पापा के सामने खड़े होकर वो गुस्से से बोला, आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं या फिर उसका सौदा कर रहे हैं? माधव का ये कहना बड़े पापा को बहुत अपमानित कर गया। वही मिसेस मिश्रा भी गुस्से से जल्दी से आगे आ गई। पता नहीं ये लड़का कौन था और अगर उसने ऐसा कुछ कह दिया तो उनका बना बनाया हुआ प्लान बिगड़ जाता।
वो उससे कुछ बोलने को की, लेकिन उससे पहले मिश्रा सर बोले, रिया की शादी रोहित से नहीं होगी। अपने दोस्त मिश्रा की बात सुन बड़े पापा उनके पास आए और बोले, ये क्या कह रहे हो यार, तू कम से कम हमारी इस दोस्ती के खातिर तो तैयार हो जा। इस शादी के लिए कितने लोग बाहर आए हुए हैं, और अगर ये शादी टूट गई तो बहुत बदनामी होगी यार मेरी। मान जा इस शादी के लिए। बड़े पापा हाथ जोड़कर मिश्रा सर के सामने खड़े हो गए। वो मिश्रा सर को बहुत अच्छे से जानते थे, इसी वजह से तो उन्होंने रिया का रिश्ता उनके घर में तय किया था। और अब ये सब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मिश्रा सर ने उनके जोड़े हुए हाथ को पकड़ा और मिसेस मिश्रा को लगा कि वो शायद मना कर दें। इस वजह से वो जल्दी से बोली, ये क्या कर रहे हो जी आप? अपने दोस्त को यूँ खुद के सामने हाथ जोड़कर खड़ा करना अच्छी बात थोड़ी है। और हाँ, अगर ये शादी नहीं हुई तो समाज में इनके साथ साथ हमारी भी तो बेइज्जती हो ही जाएगी ना। आप मना मत कीजिए इस शादी को। भाई साहब, हम तैयार हैं इस शादी के लिए। चलिए जल्दी बाहर, मुहूर्त बीता जा रहा है। मिसेस मिश्रा में खुद ही कुछ डिसाइड कर लिया और बाहर जाने के लिए भी मुड़ी। बड़े पापा खुश तो बहुत हुए, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त की तरफ देखने लगे। मिश्रा सर फिर बोले, मैं भी मना नहीं किया इस शादी के लिए। आज यहाँ रिया की शादी होगी, लेकिन रोहित के साथ नहीं बल्कि माधव के साथ। मिश्रा सर का ये कहना सभी को हैरान में डाल दिया। रोहित और मिसेस मिश्रा तो उन्हें खा जाने वाली नज़र से देखने लगे। मिसेस मिश्रा फिर से आगे आई और अपने गुस्सों को किसी तरह दबाते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? और माधव? कौन माधव? कहते हुए उनकी नज़र माधव की तरफ गई और वो कुछ बोलने को हुई, मगर उनकी बात को काटते हुए मिश्रा सर फिर से बोले, देखो आनंद, रिया की शादी रोहित से नहीं हो सकती। रिया अभी सिर्फ 18 साल की है और रोहित जल्द ही 30 साल का हो जाएगा। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गैप है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये शादी ना हो, बल्कि माधव और रिया की शादी हो। माधव बहुत अच्छा लड़का है और वो एक बहुत काबिल और सक्सेसफुल डॉक्टर भी है। उसका खुद का अपना हॉस्पिटल है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात का मान रख लो और माधव रिया के शादी के लिए तैयार हो जाओ। मिश्रा जी के ये कहना उनके परिवार को गुस्सा दिला गया, तो वही बाकी सबको सोच में डाल दिया। गिरीश जी को भी माधव के बारे में सुनकर और उसको देखकर बहुत अच्छा लगा था। आखिर माधव सक्सेसफुल होने के साथ काफ़ी गुड लुकिंग भी तो था, और आज तो वो दिखने के मामले में कहर भी ढा रहा था। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि जिससे अटैक्ट हुए बगैर कोई नहीं रह पाता था। मिसेस मिश्रा ने एक नज़र अपने पति की ओर और फिर माधव को देखा और गुस्से से कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रिया यानी कि रिया की माँ बोली, हमें मंजूर है। मेरी रिया की शादी माधव जी के साथ ही होगी। वो सबसे पूछ नहीं रही थी बल्कि सबको बता रही थी, और जिस तरह उन्होंने मेरी रिया कहा था ना, उस हिसाब से सबको समझने में देर नहीं लगी कि वो अब किसी की बात नहीं मानेगी। बड़े पापा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गिरीश जी को चुप देख वो कुछ नहीं बोले और उन्होंने अपना सर हाँ में हिला दिया। प्रिया जी फिर सुधा जी के पास आई और उनके नज़रों में का सवाल देख सुधा जी बोली, मैं माधव की माँ हूँ। उनका इतना कहना कि प्रिया जी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, बहन जी मेरा यकीन कीजिए, मेरी रिया बहुत अच्छी है और बहुत पाक भी। उसके बहनों ने ऐसा क्यों किया ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरी रिया का दामन बिल्कुल पाक और साफ है और वो आगे भी आपके लफ्ज़ों के बाहर नहीं जाएगी। प्लीज़ उसे अपना लीजिए। प्रिया के हाथ नीचे करते हुए सुधा जी ने बोली,
आपको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है बहन जी, मैं समझती हूँ। आप बेफ़िक्र हो जाइए, मेरे घर में आपकी बेटी को पूरी इज्जत मिलेगी और घर की सबसे छोटी बहू होने का मान भी। और बस उनकी बात प्रिया जी को बहुत सुकून पहुंचा गया। घर के बाकी औरतों ने भी प्रिया का साथ दिया और फिर किसी के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। अब सब कुछ होने में ही भलाई था। इस वजह से बड़े पापा भी इस शादी के लिए मान गए और वो सभी माधव को लेकर मंडप में आ गए। माधव को दूल्हे की जगह देख पीठ पीछे बातों तो बहुत बनी, लेकिन मुंह पर कोई कुछ नहीं कह पाया। मिश्रा जी ने सभी को यही बताया कि उनके बेटे राहुल को कोई और पसंद थी और वो किसी को बिना बताए ही शादी से भाग गया। इसी वजह से आज रिया की शादी माधव से होने जा रही है। मिसेस मिश्रा जो सभी को ये बताने के लिए उतावली हो रही थी कि रिया का चरित्र खराब है, इसी वजह से उन्होंने ये शादी तोड़ दी। मगर उनका मकसद पूरा होने से पहले ही मिश्रा जी ने अपने बेटे को ही गलत साबित कर दिया और यही नहीं कि सबके सामने बोल भी दिया। इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाई और गुस्से में वहाँ से चली भी गई। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का, और मैं जल्दी से जल्द ही इस चैनल में नेक्स्ट पार्ट प्रसारित कर दूंगी। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।